हेलो, नमस्ते मेरे प्रिय साथियों जैसा कि हमने कल की क्लास में यानी पिछले वीडियो में अध्ययन किया फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेज। यानी हमने वहाँ जाना कि एक जो सिंपल सेंटेंस होता है उस सिंपल सेंटेंस के मूलतः कितने पार्ट होते हैं और उनमें से उन दोनों पार्ट को यानी जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को हम टॉपिक कह सकते हैं तथा सब्जेक्ट के अतिरिक्त यानी टॉपिक के अतिरिक्त बचे हुए शेष पार्ट को हम प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो आज उसी पॉइंट के आगे का पॉइंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है उस पॉइंट की हम चर्चा करते हैं। हमारा आज पॉइंट है क्या, अंडरस्टैंडिंग मेन पॉइंट्स ऑफ क्लियर स्टैंडर्ड इनपुट। यानी देखो दो बातें होती हैं यहाँ, मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूँ कि दो बातें होती हैं। एक तो आउटपुट होता है, देखो यहाँ तो लिखा हुआ है इनपुट, एक होता है आउटपुट। देखो इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या है। इनपुट तो होता है ग्रहण है यानी ग्रहणात्मक, और आउटपुट होता है क्या, प्रदर्शनात्मक। यानी जो हम सीखते हैं वो तो होता है इनपुट यानी जो हम ग्रहण करते हैं, और जो हम प्रदर्शन करते हैं या लोगों को बांटते हैं वो होता है आउटपुट। ठीक है साथियों, इसके बाद में आज हम चर्चा करते हैं कि यहाँ पॉइंट में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें कोई भी राइटिंग हो या कोई भी स्पीच हो, स्टोरी हो, उन्हें समझने के लिए हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। कुछ पहले हम यहाँ जो लिखा हुआ है उसको अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी समझना बहुत ज़रूरी है, वेदर इट इज़ ऑफ द स्पोकन फॉर्म और द रिटन वन। यानी चाहे वो लिखित बात हो, लिखित का मतलब है जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं, कोई पैसेज निबंध कहानी कुछ पढ़ रहे हैं, या स्पोकन फॉर्म यानी किसी का हम स्पीच सुन रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, यानी किसी के मुख से शब्द रूप में हम सुन रहे हैं, यानी उस ध्वनि रूप में सुन रहे हैं, या फिर बुक वगैरह कहीं से भी हम लिखित रूप में पढ़ रहे हैं। उन दोनों ही स्थितियों में हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है उसको समझना। तो कह रहा है कि फॉर एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, यानी एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग यानी होता है बिल्कुल सही समझ के लिए वन हैज़ टू लिसन टू और रीड द वर्ड्स, फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज केयरफुली एंड अटेंटिवली। यानी यदि आपको सुनते समय या पढ़ते समय किन किन को शब्दों को, फ्रेजेज को, सेंटेंसेज को केयरफुली और अटेंटिवली क्या करना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। क्या करने के लिए, उसको समझने के लिए। यानी आप किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कही गई बात को यदि सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा डियर, कि उसे आपको ध्यानपूर्वक और सावधानीपूर्वक सुनना पड़ेगा। फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन स्पीच वन, देखो अब यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलर किसकी, स्पीच की। यानी स्पीच का मतलब होता है कि कोई बोल रहा है, बोलते समय अगर उसको आपको अंडरस्टैंडिंग है, समझते हुए सुनना है, तो अगर वन मस्ट बी एबल टू लिसन टू डिफरेंट साउंड सिस्टम। तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति विशेष को किस में समर्थ होना चाहिए कि वह अलग अलग प्रकार के जो साउंड सिस्टम है, यानी साउंड है, ध्वनि जो है, उन ध्वनियों को समझने में, उनका भेद करने में क्या वो समर्थ होना चाहिए। यानी भेद करना कैसे, जैसे कह रहा है कि तो वावल साउंड आपके पास में होगा, कॉन्सोनेंट साउंड आपके पास में होगा। तो यानी वावल को और कॉन्सोनेंट को क्लियरली सही रूप में सुनने की आपकी क्षमता होनी चाहिए। यानी बात हो गई लिसनिंग स्किल की। अलॉन्ग विद द वर्ड्स स्ट्रेस सिस्टम, साथ में कह रहा है कि वावल को और कॉन्सोनेंट को जो वर्ड है, यानी उन वावल और कॉन्सोनेंट के ग्रुप से उनके मिलने से जो एक शब्द बना है, उस शब्द के जो प्रॉपर स्ट्रेस सिस्टम है, स्ट्रेस सिस्टम का मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था सब्जेक्ट शब्द का। तो एक बार तो मैं बोल सकता हूँ उसको सब्जेक्ट, एक बार मैं बोलता हूँ सब्जेक्ट। यानी एक बार मैंने सब जो उसका फर्स्ट सिलेबल है उस पर ही एम्फेसिस किया, जोर दिया, स्ट्रेस डाला, और एक मैंने जेक्ट यानी उसके जो सेकंड सिलेबल है उस पर जोर डाला। तो मैंने आपको बताया भी था, कमेंट भी आया था और कमेंट सही था कि अगर हम सब्जेक्ट के सब पर अगर जोर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, नाउन, और यदि उसके जेक्ट पर जोर देंगे तो वो बन जाएगा वर्ब। आगे की हम चर्चा कर रहे हैं तो कह रहा है कि स्ट्रेस सिस्टम को और इंटोनेशन उतार चढ़ाव। यानी जैसे आपने कभी किसी को बोलते हुए या पाठ पढ़ते हुए सुना होगा, देखा होगा, तो उसकी ध्वनि जो होती है वो कभी कम कभी बढ़ती, उसे कहते हैं उतार चढ़ाव। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड द कंटेंट। यानी इसके अलावा हमें क्या क्या किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं
वह कंटेंट क्या है। कंटेंट विषय वस्तु, यानी किस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो कंटेंट का हमें मूल रूप से तुम्हारा सेंट्रल जो पॉइंट हो जाता है वो उसका टाइटल हो जाता है। इन टाइटल से ही हमें बहुत सी बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं कि हम जो आगे पढ़ने वाले हैं कुछ वो इस संदर्भ में होना चाहिए। कंटेंट आइडियाज़ मेन पॉइंट्स ऑफ टॉक, यानी बातों जो चर्चा का जो विषय है उसके मूल बिंदु, रिपोर्ट, एनेक्डोट, इवेंट्स यानी घटना, प्रोसेस प्रक्रिया, स्टोरी कहानी, यानी इन सबको हमें समझना चाहिए। और आगे कह रहा है कि वन मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड द थीम और द सेंट्रल आइडिया अलॉन्ग विद द डिटेल्स ऑफ ए स्पीच और ए पीस ऑफ राइटिंग, यानी हमें क्या करना चाहिए, स्पीच और फीस ऑफ राइटिंग इनका जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया मतलब होगा मुख्य बात, उस पर हमें जोर देना चाहिए, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। देखो बात कर रहे हैं कि आप उसमें क्या करना चाहिए, यानी मैं ये कह सकता हूँ, आपको उदाहरण के तौर पर ही समझ सकता हूँ कि मान लीजिए कि आपने क्या पढ़ा, कोई पाठ पढ़ा। अगर उस पाठ को आप ध्यानपूर्वक अटेंटिवली केयरफुली पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसको पढ़ने के तुरंत बाद में आपको क्या बात समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या पर्सन बन रहे हैं, क्या कहानी थी, क्या एक कहानी का उद्देश्य है। तो उस कहानी का उद्देश्य, कहानी और ये सब कुछ समझ में आ जाएगा तो आप उस पैराग्राफ से बनने वाले सभी प्रश्नों का दे देंगे, आंसर दे देंगे। अब डियर गाइज इस पॉइंट के बाद में आपके पास टास्क 4 है। एक तो टास्क 4 में आप देख पा रहे होंगे कि टास्क 4 में क्या है, रीड द फॉलोइंग न्यूज़पेपर रिपोर्ट, यानी अखबार में कोई क्या आई है, न्यूज़ आई है, रिपोर्ट अबाउट ए यूनिक वे ऑफ सेविंग वाटर, यानी यूनिक यानी एक अद्भुत, एक विशेष क्या वे यानी तरीका ऑफ सेविंग वाटर, यानी पानी को कैसे बचाया जा सके, इसके ऊपर अखबार में क्या आई है, एक न्यूज़ आई है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और कह रहा है कि इस पैराग्राफ को जो आप पढ़ें, तो ये पैराग्राफ यहाँ से है, यानी 17 जुलाई को जयपुर के अखबार में ये न्यूज़ आई हुई है रिपोर्ट के रूप में। तो ये कहना चाहता है कि इसको आप पढ़िए और पढ़ करके आप जो आगे जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आप आंसर दीजिए। तो माय डियर गाइज मैं इसको न पढ़ा करके आपको आगे मैं पढ़ाना चाहूँगा। क्या आपके पास में तो यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे क्योंकि आप आपसे पहले बहुत ज़्यादा पैसे पढ़ चुके हो, यानी आपने जो ऐसे टाइप में पढ़ा है। और इसके बावजूद भी अगर आपको इसको पढ़ने का विचार हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसी के संदर्भ में जो टास्क 4 है, टास्क 4 में हम पैराग्राफ को ना पढ़ करके हम यहाँ चर्चा करेंगे पोएम की। डियर गाइज यहाँ पर आपके पास में विलियम वर्ड्सवर्थ की, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो एक नेचर यानी प्रकृति के महान कवि माने जाते हैं, उस प्रकृति के महान कवि की हम यहाँ कृति पढ़ेंगे। और उस कृति का नाम है क्या, डैफोडिल्स। और डैफोडिल्स क्या है माय डियर गाइज, मैं आपको बता दूँ कि आप इन्हें एक तरह से सूरजमुखी जैसे फूल होते हैं, यानी पीले रंग के जो फूल होते हैं, हल्के पीले रंग के, उन फूलों को यहाँ इसने कहा है डैफोडिल्स। अब देखो ये डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं ये ऐसे तो नहीं है कि भाई आप हजारे की जैसे तरह या फिर गुलाब की तरह, कमल की तरह, या जो अन्य हमारे जो फ्लावर्स जो होते हैं जिनके हम प्लांट्स क्या करते हैं हमारे कहीं और चार्डन बगीचे में, गार्डन में या कहीं पर लगाते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको एक डैफोडिल जो होते हैं ये कहीं ना कहीं आपको खरपतवार के रूप में और बहुत अधिक पानी की मात्रा जहाँ होती है उसके आसपास में आपको मिलते हैं। अब आप डैफोडिल्स के फूलों को आप जानते होंगे। आगे हम बात करते हैं आपके डैफोडिल्स जो है वो क्या है, तो इस पोएम में ऐसा क्या लिखा हुआ है, देखो बात करते हैं। तो कहा है राइटर ने यहाँ पर क्या, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं कि आई वंडर्ड, वंडर यानी देखो ये तो वंडर होता है WONDR, और एक होता है, दोनों का उच्चारण सेम है डियर गाइज। तो वंडर होता है आश्चर्यचकित होना और वंडर होता है घूमना, टहलना। यानी तो कहता है कि आई वंडर्ड लोनली, लोनली यानी अकेला, यानी मैं वंडर यानी टहल रहा था या टहला, घूमने गया, निकला कहीं पर, लोनली अकेला, एज ए क्लाउड। देखो यानी आप यहाँ पर इस पोएम के अंदर सिमली है माय डियर गाइज, क्या है, एक फिगर ऑफ स्पीच में हम किसका अध्ययन करेंगे यहाँ पर, सिमली का। सिमली यानी उपमा अलंकार, यानी यहाँ जो राइटर है अपने आप की तुलना किससे कर रहा है डियर गाइज, क्लाउड से। बात को समझना, क्वेश्चन आगे आप देखेंगे
कि राइटर अपने आप की तुलना किससे कर रहा है, बादल से। यानी वह स्वयं को विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मैं एक बादल हूँ और मैं बादल के रूप में अकेला क्या हुआ, मैं कहीं पर घूमने के लिए निकला। दैट फ्लोट्स दैट फ्लोट्स ऑन हाई, फ्लोट्स मतलब तैरना, तैरना मतलब कि लहराना। और यहाँ पर हम देखो, यहाँ दो अर्थ में चलेगी पोएम आपकी। एक तो विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो विलियम वर्ड्सवर्थ एक इंसान है, तो यानी वो तैर नहीं सकता, ठीक है, यानी वो बादलों की तरह तैर नहीं सकता, यानी आसमान में ऊपर उड़ नहीं सकता। इसका मतलब वो क्या कर रहा होगा, पैरों से चल रहा है, ठीक है। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स, यानी यहाँ देखो, यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसी यान विशेष में, यानी वायुयान वगैरह में क्या कर रहे थे, ऊपर ऊपर हवाई यात्रा कर रहे थे। डैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स, वेल्स होता है घाटी और हिल्स क्या होता है पहाड़ी, यानी पहाड़ियों या घाटियों के ऊपर वो क्या कर रहा था, चल रहा था, लहरा रहा था और तैर रहा था। तो यानी बादल तो क्या करते हैं वहाँ पर, मंडरा रहे होते हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ क्या करेगा अपने आप को, मैं क्या हूँ, एक बादल हूँ और मैं घाटियों व पहाड़ियों के ऊपर क्या कर रहा था, यानी मंडरा रहा था, यहाँ से वहाँ मैं टहल रहा था। वैन ऑल एट वंस आई सा ए क्राउड, कह रहा है कि जैसे ही मैं क्या कर रहा था, आकाश में बादलों की तरह यहाँ से वहाँ घूम रहा था, टहल रहा था, उसी समय वैन ऑल एट वंस, ऑल एट वंस का क्या होगा, अचानक से, ऑल एट वंस यानी अचानक से, आई सा मैंने देखा, एक क्राउड, क्राउड यानी भीड़, यानी अचानक से मैंने क्या देखा डियर गाइज, एक भीड़ देखी। यानी भीड़ का मतलब क्या होगा, एक झुंड, यानी एक से अधिक लोगों का एक समूह। तो यहाँ देखो, यहाँ क्राउड शब्द किन के लिए कहा गया है, तो कह रहे ए होस्ट, देखो ऐसा एक क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैंने क्या देखा, एक बहुत विशाल भीड़, एक झुंड, ए होस्ट यानी झुंड ऑफ गोल्डन, गोल्डन यानी सुनहरे रंग के डैफोडिल्स, यानी सुनहरे रंग के डैफोडिल्स के जो फूल हैं उन फूलों के एक विशाल समूह को, एक झुंड को मैंने अचानक से देखा। कह रहे बी साइड द लेक, कहाँ देखा मैंने ये चीज़, मैंने कह रहा कि मैंने बी साइड के बगल में, बगल यानी मतलब किनारे पर, बी साइड द लेक, लेक यानी झील, मैंने झील के किनारे सुनहरे रंग के जो डैफोडिल्स के जो क्या फूल हैं उनको मैंने, उनके एक विशाल समूह को, एक झुंड को मैंने देखा। बीनीथ द ट्रीज, कहाँ, बीनीथ यानी के नीचे, किसके नीचे डियर गाइज, पेड़ों के नीचे। इसका मतलब क्या हुआ कि डैफोडिल्स के जो फूल लगे हुए थे वो फूल कहाँ लग रहे थे माय डियर गाइज, तो कह रहा है कि वो एक पेड़ के नीचे लगे हुए थे। अब आप देखते हैं, यद्यपि ये कहना उचित नहीं होगा कि पेड़ के नीचे अन्य जो पुष्प वगैरह के जो पौधे होते हैं वो पनपते नहीं हैं, पर यहाँ राइटर का एक दूसरा संकेत ये भी है कि जिस प्रकार से प्रसन्नता देने वाला, खुशी देने वाला वह जो डैफोडिल्स नामक जो फूल और सुनहरे रंग का जो फूल है वो खुशी देता है व्यक्ति को, प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाता है, उसी प्रकार से यहाँ एक और संकेत करना चाहता है कि मैंने जब मैं आकाश में उड़ रहा था मैंने अचानक से एक क्या विशाल झुंड, एक विशाल समूह देखा। तो कह रहा है कि एक और संकेत कर रहा है वो किसकी ओर, मैंने फूलों का, डैफोडिल्स के सुनहरे रंग के फूलों का झुंड देखा। एक तरफ वो संकेत करना चाहता है कि मैंने, जैसे हम देखते हैं ना गर्मियों के दिनों में अगर हमें छाया मिल जाए, यानी छाया मिल जाए पेड़ के नीचे, तो हम क्या होते हैं, एक बार के लिए हमारा चेहरा खिल जाता है, हम खुश हो जाते हैं। और वो भी विशेष तौर से जब झील यानी पानी के सरोवर के पास में, यानी किसी पानी के स्थान के पास में अगर किसी पेड़ के नीचे अगर हम बैठ जाते हैं तो हमें उसकी जो खुशी होती है वो और भी हमारी बढ़ जाती है। तो राइटर ने कहा कि मैं बादल के रूप में आकाश में क्या कर रहा था, यहाँ से वहाँ मंडरा रहा था, यानी तैर रहा था, और अचानक से मैंने नीचे क्या देखा, मैंने एक सुनहरे रंग के फूलों का एक विशाल झुंड देखा। कह रहा है कि वो झुंड कैसा था, फ्लटरिंग होता है मंडराना यानी लहराना, फ्लटरिंग का विशेष अर्थ क्या होता है, लहराना। जैसे आप देखा होगा ना पेड़ों का ऐसे जैसे हिलते हुए देखा होगा, फ्लटरिंग एंड डांसिंग। और यहाँ राइटर कह रहा है जैसे कि एक व्यक्ति विशेष नाचता है, डांस करता है, नृत्य करता है, तो वो अपने शरीर क्या करता है, हिलाता है। तो यहाँ पर राइटर तुलना कर रहा है उस पेड़ के हिलने को, किससे तुलना कर रहा है कि
वो पेड़ हिल नहीं रहा, वो मानो कि जैसे क्या कर रहा हो, नृत्य कर रहा हो। इन द ब्रीज, ब्रीज यानी क्या होता है, हवा। यानी अब देखो बात हो रही है, यानी उस पौधे के हिलने का कारण तो किसको बता रहा है, ब्रिज को। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पौधों को हिलाने का काम कौन करती है, हवा, उसी प्रकार से मनुष्य को नृत्य के लिए प्रेरित करने का काम क्या करते हैं, उसकी आंतरिक भावना। यानी वह किसी प्रिय मधुर गाने को सुनकर के क्या होता है, आंतरिक रूप से प्रभावित होकर के अचानक से उसका शरीर एक प्रकार की विशेष गतिविधि करना प्रारंभ कर देता है। तो पहले पैराग्राफ में हमने समझा क्या डियर गाइज, हाँ पहले स्टेज में क्या समझा हमने कि राइटर कहता है कि मैं एक बादल की तरह घाटियों व पहाड़ियों के ऊपर मंडरा रहा था, लहरा रहा था या तैर रहा था। उसी समय अचानक से मैंने सुनहरे रंग के फूल, सुनहरे रंग के, पीले रंग के, सुनहरे रंग के डैफोडिल्स के जो फूल हैं उनका मैंने एक विशाल समूह देखा, जो क्या कर रहा था, झील के किनारे पेड़ के नीचे हवा के अंदर लहरा रहा था, नाच रहा था। आगे कह रहा है देखो, सेकंड पर बात करते हैं हम स्टेंजा की। तो कह रहा है कॉन्टिन्यूअस एज द स्टार्स। कह रहा है कि देखो पहले तो राइट ने तुलना की है अपने आप की, स्वयं की, किससे, क्लाउड से, बादल से। अब यहाँ जो डैफोडिल्स हैं उनकी तुलना की जा रही है किनसे, स्टार्स, स्टार्स यानी तारों से। यानी जो आकाश में जो तारे हैं उन, वो कह रहे राइटर कि जो वो फूल हैं गोल्डन रंग के, जो डैफोडिल्स के जो फूल हैं नहर के किनारे, बिल्कुल वो कंटिन्यूस यानी लगातार बिल्कुल वैसे ही लहरा रहे हैं, मंडरा रहे हैं जैसे कि, या नाच रहे हैं, बिल्कुल कैसे नाच रहे हैं, जैसे कि आकाश में जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं, यानी हाँ शाइनिंग, चमकते हैं। तो आप देखते हैं कि संपूर्ण रात यानी पूरी रात भर वो जो तारे होते हैं वो क्या करते हैं, लगातार अपनी रोशनी से चमचमाते रहते हैं, एंड ट्विंकल, और टिमटिमाते रहते हैं ऑन द मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है, आकाश गंगा। यानी इस विशाल आकाश गंगा में जो तारे होते हैं वो क्या कर होते हैं, चमकते हैं, वह टिमटिमाते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रात्रि के समय आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हैं, उसी प्रकार से लगातार ये जो सुनहरे रंग के जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो भी क्या कर रहे हैं, नहर के किनारे नाच रहे हैं और लहरा रहे हैं। अब देखते हैं कि रात्रि में जैसे चकवा चकवी होता है, चकवा चकवी के लिए आनंद प्रदान करने का कारण कौन बनता है, वह रात्रि का प्रकाश। वह रात्रि जिसमें चंद्रमा अपना प्रकाश डालता है और चकवा चकवी जिस रात्रि का इंतजार करते रहते हैं, उसी प्रकार से एक मनुष्य, एक जो कपल्स होते हैं या कहीं कि प्रेमी युगल्स होते हैं, वो हमेशा इंतजार करते रहते हैं कि कब हमें एक ऐसा सुनहरा स्थान मिले जहाँ पर हम जाकर के बैठ सकें, मिल सकें, बातें कर सकें। तो डियर गाइज, हर एक प्रेमी युगल का यानी लवर्स का ये सपना होता है, ये ड्रीम होता है कि वो एक अच्छे से गार्डन में, एक पानी के सरोवर के पास में जहाँ फूल लगे हुए हों, वो फूल लहरा रहे हो, हवा चल रही हो, ऐसे स्थान पर बैठ के क्या करें, उस समय का आनंद लें। तो कह रहा है कि बिल्कुल वैसे ही जो डैफोडिल्स के फूल हैं वो तारों की तरह हैं। दे स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच मतलब फैलना, यानी लंबी दूर में फैले होना, इन नेवर एंडिंग लाइन। और कह रहा है कि वो जो डैफोडिल्स के फूल थे वो कैसे फैले हुए थे, मानो कि जैसे कि उनकी जो लाइन है, उन पेड़ों की जो संख्या है, उनकी जो कतार है वो अंतहीन हो, अंतहीन यानी उनका कोई अंत ही नहीं हो। अलोंग द मार्जिन ऑफ ए बे, बे यानी खाड़ी, यानी वो कहाँ कहाँ फैले हुए थे, तो कह रहे मार्जिन यानी हाशिए, हाशिए मतलब किनारा, यानी जो खाड़ी थी, बे यानी होता खाड़ी, खाड़ी के किनारे किनारे मानो कि वो फूल क्या कर रहे थे, अनंत रूप में, अनंत दूर तक क्या थे, फैले हुए थे। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस। अब 10,000 सा यानी ये कह रहा है कि एक बार में मैंने क्या देखा, एट ए ग्लांस, एक बार में, एक नज़र में मैंने लगभग 10,000 देखे। यानी इसका मतलब हुआ कि हम, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम सभी मनुष्य जानते हैं कि एक मनुष्य की नज़रें जो हैं इतनी विशाल या इतनी दूर तक नहीं जा सकती कि वो एक साथ 10,000 संख्या की चीज़ों को देख सकें।
तो ये कह रहा है कि मैंने अचानक क्या किया, 10,000 उनको देखा। इसका मतलब वहाँ एक बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी संख्या के अंदर क्या थे, डैफोडिल्स के फूल पेड़ लगे हुए थे। टोसिंग टोसिंग देयर हेड्स। अब देखो, आपने देखा होगा कि एक पौधा जो होता है हवा के मारे कभी झुक जाता है, फिर वापस खड़ा हो जाता है, फिर झुक जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, तो इसको टोसिंग होता है उछलना। फिर जैसे हम देखते हैं ना, जो डांस करने वाला व्यक्ति होता है वो कभी अपने शरीर को नीचे करता है, कभी ऊपर करता है, उस प्रकार से। टोसिंग देयर हैंड्स हेड्स हेड्स यानी सिरों को, मस्तिष्क को, इन स्प्राइटली डांस। स्प्राइटली यानी एक लचीले वे में कहें, ये प्रसन्नता पूर्वक, यानी जो खुशी खुशी से क्या कर रहा हो, जो डांस कर रहा हो और खुशी खुशी डांस में क्या कर रहा हो, अपने सिर को कभी ऊपर और कभी नीचे कर रहा हो, बिल्कुल वैसे ही वह पौधा क्या कर रहा था, अपने आप की गतिविधि कर रहा था। आगे डियर गाइज हम बात करेंगे द वेव्स। वेव यानी लहरें, बिसाइड द डांस्ड, बिसाइड देम डांस्ड, यानी जो लहरें जो थी। अब देखो यहाँ बात करें, प्रकृति प्रेमी कवि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो कहते हैं कि उस झील के किनारे जो क्या कर रहे थे, डैफोडिल्स के फूल नृत्य कर रहे थे, वहीं पर जो वेव्स थी, वेव्स यानी लहरें, यानी जो पानी की जो लहरें थी, वहाँ लहरें भी आ रही थी, बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। और वो जो लहरें जो हैं वो क्या कर रही थी, उस खुशी में, उस प्रसन्नता में और भी क्या कर रही थी, वृद्धि कर रही थी। यानी बात वही है कि जब दो प्रेमी युगल बैठे हों और पहले तो उन्होंने सोचा था कि हम एक बाग में जाके बैठेंगे, किंतु वहाँ बाग में बैठने के बाद में अगर उनको एक ठंडी ठंडी लहर वाली हवा मिल जाए, पानी वहाँ मिल जाए, और वो उनकी जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी उससे अधिक उनको सुकून मिल जाए, तो कह रहा है कि फिर तो उसका कहना ही क्या है। तो एक रूप में तो प्रसन्नता का कारण क्या है, वो डैफोडिल्स के फूल। दूसरी ओर बात कर रहा है कि वहाँ लहरें और चलने लगी थी, तो कह रहा है कि वो उस प्रसन्नता को, उस खुशी को और क्या कर रही थी, बढ़ा रही थी। तो कह रहे हैं ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, यानी कह रहा है कि एक पोइट यानी जो कवि है वो ऐसा नहीं कर सकता, पर बी गे का मतलब क्या है, बे यानी गे मतलब समलैंगिक, समलैंगिक का मतलब होगा, किंतु वह भी क्या कर सकता है कि अपने समलैंगिक जो लोग हैं, यानी अपने समलैंगिक लोग, यानी जो अगर ऐसी ही गतिविधियां किसके साथ हो रही हो, मनुष्य के साथ में हो रही हों, तो कह रहा है कि वह भी उन खुशियों को बढ़ाने में, उन खुशियों का आनंद लेने का प्रयास करेगा। इन सच ए जोखंड कंपनी, जोखंड यानी प्रसन्नतापूर्ण यानी जो, देखो आप देखते हैं कि कहीं पर तो जो फ्रेंड्स होते हैं उनमें झगड़ा वगैरह हो रखा होता है, तो वो साथ होते हुए भी कुछ नहीं होते हैं, किंतु अगर फ्रेंड्स वास्तव में प्रसन्न हो तो उस जर्नी का, उस टूर का एक आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ कंपनी का अर्थ है झुंड यानी समूह। तो कह रहा है इन सच ए जोखंड कंपनी आई गेज्ड एंड गेज्ड, देखो जोर दिया राइटर ने, आई गेज्ड, गेजिंग होता है नज़र डालना, यानी होता है ना एक टक नज़र, एक नज़र देखना, यानी बिना अपने ध्यान को, जैसे आपको कोई विशेष आकर्षक करने वाली सुंदर वस्तु अगर आपको नज़र आ जाए, तो आप उसे बिना किसी प्रकार के विघ्न के क्या करते हैं, निरंतर रूप से लगातार उसे लंबे समय तक देखना पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि ये वस्तु मेरे सामने से कभी ओझल हो ही नहीं। तो राइटर कहता है कि ऐसा सुंदर जो दृश्य मेरे सामने था उसको मैंने क्या किया, गेज्ड यानी घूरते हुए देखा, एंड गेज्ड और मैं देखता रहा, बट लिटिल थॉट, किंतु एक छोटा सा, एक तुच्छ सा विचार मेरे मस्तिष्क में आया, वॉट वेल द सो टू मी हैड ब्रोट, कह रहे कि मेरे मस्तिष्क में अचानक से किसका विचार आया कि अरे इन सब की क्या कीमत होगी, यानी कि ये इतनी सुंदरता जो है, ये सुंदरता वास्तव में कितनी बहुमूल्य होगी। यानी आप देखते हैं कि संसार में एक मनुष्य जो है वो क्या कर सकता है, पैसे से सामान खरीद सकता है, अच्छे से अच्छे आकर्षक सुंदर और दिखने वाली वस्तुएं खरीद सकता है, किंतु वह प्रसन्नता, खुशी, जो आंतरिक खुशी होती है, आंतरिक जो आनंद होता है, वह उसे कभी खरीद नहीं सकता। आगे कह रहे हैं फॉर ओफन, या ओ एफ टी जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, ओफन, ठीक है, जिसे आप ओपटन वगैरह बोलते होंगे। फॉर ओफन वैन ऑन माई काउच आई लाई। अब राइटर कहता है कि फॉर ओफन यानी अक्सर, यानी अधिकांश समय,
देखो यहाँ बात कर रहे हैं कि अधिकांश समय, यहाँ क्वेश्चन भी देख लेंगे साथ साथ में। फॉर ओपन यानी अधिकांश समय, वैन ऑन माई काउच, काउच होता है यहाँ पर जैसे गद्देदार जो बिस्तर वगैरह मान लें, और वैसे काउच का मतलब होता है जैसे आज आप ये सोफ़ा सेट वगैरह बोलते हैं, यानी जो गद्देदार जो कुर्सियाँ वगैरह होती हैं उनको। तो कह रहे फॉर ओपन वैन ऑन माई काउच आई लाई, कि जब मैं अक्सर क्या करता हूँ मेरी काउच पर लाइन लेटता हूँ। इन वैकेंट यानी वैकेंट यानी खाली, और इन पेंसिव मूड यानी चिंताग्रस्त, पेंसिव यानी चिंताग्रस्त, मूड यानी मनोदशा में। यानी राइटर कहना चाहता है कि जब कभी भी मैं दुखी होकर के एकांत में और उस काउच के ऊपर यानी बिस्तर पर जाकर जब मैं लेटता हूँ, उस गद्दीदार कुर्सी पर जाके लेटता हूँ, तो करे दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। तो कह रहा है कि वो सुंदर जो दृश्य है वो डैफोडिल्स का, गोल्डन रंग के जो डैफोडिल्स हैं जो नहर के किनारे लगे हुए थे, उनकी सुंदरता का जो दृश्य है वो क्या करता है, दे फ्लैश, फ्लैश यानी प्रकाश डालना। यहाँ फ्लैश का मतलब है प्रसन्न करना। अपॉन, फ्लैश अपॉन, वो प्रकाश डालते हैं अपॉन के ऊपर, दैट इनवर्ड आई यानी मेरी जो आंतरिक, इनवर्ड यानी आंतरिक यानी मेरी अंतर्निहित, अंदर समाई हुई जो आई यानी आंखें, नज़रें जो हैं, यानी अब अंदर आंखें तो होती नहीं है, आंखें तो हमारी बाहर होती हैं। तो यानी कहना चाहता है कि मेरा जो अंदर जो मेरी अंधकार रूपी जो दुख था जो मुझे घेरे हुए था, और प्रसन्नता रूपी जो रोशनी थी उसे ढके हुए था, उस अंधकार रूपी दुख को हटा करके और मुझे प्रसन्नता रूपी जो खुशी है वह रोशनी जो है वो मुझे कौन देता है, ये सुंदरता देती है। जब कभी भी मैं परेशान व चिंताग्रस्त होकर के अकेले कमरे में एक काउच पर लेट जाता हूँ। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और कह रहा है कि वह जो है वह क्या, कि मेरे एकांत में होने के समय जो मेरी आंतरिक जो दृष्टि है उसके ऊपर जो प्रकाश डालने का जो काम वह सुंदरता रूपी दृश्य जब मेरे ऊपर करता है, तो कह रहा है कि वो मेरे लिए क्या होता है, ब्लिस, एक सुख होता है, ऑफ सॉलिट्यूड यानी मेरे सॉलिट्यूड होता है एकांत, यानी वो मेरे एकांत में क्या भर देता है, ब्लिस, सुख भर देता है। यानी आपने कभी देखा होगा किसी एक व्यक्ति को जो एक अकेला है बिल्कुल, फिर भी वो क्या कर रहा होता है, हंस रहा होता है, या उसके चेहरे पर मुस्कान आ रही होती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके जीवन में घटित कोई एक ऐसी घटना है जो उसे बहुत ज़्यादा क्या दी थी, प्रसन्नता दी थी, खुशी दी थी, और अब वह उसे याद करके क्या कर रहा है, उसे याद करके अपने दुखों को बुला रहा है, और उस सुख रूपी याद दृश्य को रियलाइज़ करके, याद करके, मेमोराइज करके अपने सुख का अनुभव कर रहा है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फील्स, और कह रहा है कि जैसे ही मैं अकेला और चिंताग्रस्त दुखी होकर के मेरे काउच पर लेट जाता हूँ, उसी समय जब मेरे आंतरिक में, जब मेरी आंतरिक दृष्टि जो है यानी दुख रूपी जो चिंता है उसके ऊपर सुख रूपी प्रकाश का जब प्रकाश पड़ता है, तो कह रहा है कि मेरा जो हार्ट है यानी दिल जो है, मेरा मन जो है वो क्या होता है, प्लेजर, प्लेजर यानी खुशी से क्या होता है, फील्स, फील्स यानी भर जाता है। यानी उसी के साथ में मेरा मन आंतरिक रूप से होता है खुशी से भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और मैं क्या करने लगता हूँ कि उन डैफोडिल्स के साथ में डांस करने लग जाता हूँ। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा डियर गाइस। जैसा आप कभी मूवी देखते होंगे और मूवी में कोई इमोशनल सीन आ जाता है, और अगर उस इमोशनल सीन को देखते आपके भी आंखों में आंसू आ जाए, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जिस प्रकार से उस मूवी को देखने पर आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, उसी प्रकार से कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी सीन को देख कर के अचानक से मन ही मन कुछ भी होने लगे होंगे। जैसे कहते हैं मुल्काना, यानी मन ही मन प्रसन्न होना। तो कह रहा है कि ऐसा भी आपने कोई सीन देखा होगा जो आपको किसी व्यक्ति विशेष के साथ में होकर के अंदर ही अंदर मुल्काने का, यानी अधिक अत्यधिक रूप से बाहर न दिखाते हुए मन ही मन प्रसन्न होने का अवसर भी आपको प्राप्त होता है। अब डियर गाइज, आपने पोएम पढ़ी, हम ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेते हुए आगे मैं बात करता हूँ क्वेश्चनों की। अब आपने इस पोएम को यहाँ जो इस पॉइंट का उद्देश्य क्या है कि आपने इस पॉइंट को यानी इस पोएम को पढ़ा है, तो पोएम को आपने ध्यानपूर्वक यदि मेरे को सुना है, इसका मतलब एक बात कन्फर्म हो गई कि आपको इसके क्वेश्चन आंसरों में अब कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोइट सी। बताओ डियर गाइज, पहले क्वेश्चन के अंदर कवि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने क्या देखा।
तो कवि ने क्या देखा था? तो आपने यहाँ देखा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि कवि ने क्या देखा था डियर गाइज। देखो कवि ने क्या देखा था, एक क्राउड। कवि ने क्या देखा था, ए क्राउड, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, यानी ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स कहाँ? बी साइड द लेक बीनीथ द ट्री। यानी यहाँ से लेकर कि यहाँ मैं कहता हूँ कि दोनों जो लाइन है हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर है। आगे की हम चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वॉट डज द पोइट कंपेयर द होस्ट ऑफ डैफोडिल्स विद। यानी मैंने आपको बताया था कि जो होस्ट ऑफ डैफोडिल्स है, यानी जो गोल्डन रंग के डैफोडिल्स जो थे, फूल जो थे, पीले रंग के फूल जो थे, उनके विशाल समूह की तुलना किससे की गई है? तो यहाँ आपको मैंने बताया था दूसरे पॉइंट में किस चीज़ की गई है? स्टार्स से। स्टार्स यानी जो आकाश में जो तारे हैं उन तारों से उन डैफोडिल्स की तुलना की गई है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन डज द पोइट फील, पोएट्स हार्ट फील विद जॉय एंड डांस विद द डैफोडिल्स। यानी कब वह समय आता है, कब वह परिस्थिति बनती है जब लेखक जो है, कवि जो है डैफोडिल्स के साथ नृत्य करना प्रारंभ कर देता है, वह प्रसन्नता से भर जाता है। तो देखो यहाँ बात कर रहे हैं कि जब वह सुंदर दृश्य क्या करता है, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, यानी उसकी अंतर्निहित जो दृष्टि है उस दृष्टि के ऊपर जैसे ही प्रसन्नता रूपी, सुंदरता रूपी जो क्या प्रकाश पड़ता है, तो उसी के साथ में क्या होता है वो, तो वह उसका जो हार्ट है वो क्या होता है, प्लेजर फील्स विद प्लेजर, वह खुशी से भर जाता है और नृत्य करने लगे जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हैव यू एवर फेल्ट वेरी हैप्पी लुकिंग एट नेचर। यानी क्या आपने कभी किसी प्रकृति के दृश्य को देखकर कि आप अपने आप को बहुत प्रसन्न महसूस किया है? टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंसेस। तो कह रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप इस रूप में दें कि आपने कब अपने जीवन में कोई एक सुंदर सा प्रकृति का दृश्य देखा और उस दृश्य को देख कर के आप किस प्रकार से खुश हुए, आपको किस प्रकार से उस दृश्य ने आकर्षित किया। डियर गाइज, ये बात हुई यूनिट नंबर 4 की, यानी यूनिट नंबर 4 के अंदर आपके नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ देखो नेक्स्ट टास्क 4 के अंदर ही आपको दे रखा है, लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन विजय एंड हर डॉक्टर, विजया एंड हर डॉक्टर। यानी मैं भी ये भी आपको नहीं पढ़ाना चाहूँगा कि विजया और डॉक्टर जो हैं इन दोनों के बीच में आप क्या कीजिए, जो इनके बीच चर्चा हुई है उस चर्चा को आप पढ़िए और इन क्वेश्चनों का आप आंसर दीजिए। मैं एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, चलो थोड़ा बहुत। लिसन टू द कन्वर्सेशन बिटवीन विजय एंड हर डॉक्टर, यू विल हीयर द कन्वर्सेशन ट्वाइस। यानी आप इस कन्वर्सेशन को 2 बार सुनेंगे। आफ्टर यू हीयर द कन्वर्सेशन द सेकंड टाइम, यानी दूसरी बार इस कन्वर्सेशन बातचीत वार्तालाप को सुनने के बाद में चूज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो, यानी नीचे दिए गए प्रश्नों का आप सही क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो व्हाट इज विजयाज प्रॉब्लम, विजय की प्रॉब्लम क्या है? करे ही फील्स हॉरिबल, या ही रेन टू फास्ट एट द लेक, ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग टू मैनी हॉट बीवरेज। तो डियर गाइज, इस प्रकार से आप इस क्या करेंगे, इस कन्वर्सेशन को पढ़ेंगे और इसके सही उत्तरों का सही प्रश्नों का आप जवाब देंगे। आज का आपका पॉइंट ख़त्म हुआ। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ कि आप अपना कमेंट ज़रूर दें। आपके कमेंट न आने से कहीं ना कहीं मेरे मन में एक विचार आता है कि मेरे पढ़ाया हुआ जो विषय है या तो आपको समझ में नहीं आ रहा है या मैं ये बेकार का एक प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं तो मैं आपका आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आशाओं को मैं पूरा करूँ, आपकी उम्मीदों को पूरा करूँ, आपका सिलेबस मैं इसी प्रकार से निरंतर रूप से पूरा करवाता रहूँ। धन्यवाद साथियों।